हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होता है और सेंट्रल फोर्सेस जो होते हैं फिक्स पॉइंट की तरफ एक्ट होने वाले वो कंजर्वेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है। हम जो है पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन किस तरह निकालते हैं, आपने डेफिनेशन में पढ़ा है, एज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज व्हाट वी कॉल एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो हम कंसिडर करते हैं दो पॉइंट मासेस m1 m2 एट अ सेपरेशन r। तो जैसा कि आपको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में एक्ट कर रहा होगा ऑफ मैग्नीट्यूड g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर का। तो इस मैग्नीट्यूड का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके अंदर सपोज हम r में चेंज dr कंसिडर करें टू राइट वर्क बाय दिस इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, तो du will be minus of f dot dr. This is how we define potential energy function. तो हम a dot b को ab cos theta से लिखे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ f हो जाएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यदि r में इंक्रीज कंसिडर कर रहे हैं तो dr का मैग्नीट्यूड हो जाएगा पॉजिटिव, और r में इंक्रीज कंसिडर कर रहे हैं तो फोर्स से उसका एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम ये मान रहे हैं इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर इनके बीच का सेपरेशन r से r प्लस dr हो गया। तो इंटीग्रेट करके हम पोटेंशियल एनर्जी का चेंज का फंक्शन निकालना चाहते हैं, तो r की वैल्यू में चेंज जो है हम कंसिडर करते हैं, तो 1 अपॉन r स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन r, तो माइनस उसमें कंज्यूम हो जाएगा, तो g m1 m2 और ये हो गया 1 अपॉन r cos 180 का एक माइनस आ जाएगा r1 से r2। तो माइनस हम कॉमन निकाल लें, g m1 m2 ये बन जाएगा 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1, r2 माइनस u r1। तो इस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन हमने ऑब्टेन किया एक्सप्रेशन। अब एक रेफरेंस की चॉइस की जरूरत है। रेफरेंस में हम सपोज r सेपरेशन में पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सेपरेशन, क्योंकि 1 अपॉन r है यहाँ पे, इसलिए r इक्वल टू इन्फिनिटी जो है ये कन्वीनियंट रेफरेंस होगा इफ r1 इज इक्वल टू r एंड r2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो क्या मिलेगा हमें, u इन्फिनिटी माइनस u r इज इक्वल टू इससे हमें मिलेगा u r इज इक्वल टू u इन्फिनिटी माइनस जी m1 m2 अपॉन r। अब ये जो चीज हमें मिली है, इसमें इन्फिनिटी को हम एज ए रेफरेंस 0 ले लें, ट्रीटिंग u इन्फिनिटी है 0, तो हमें मिलेगा u r इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r।
जैसे कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऑब्टेन किया था, वहां क्या था, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर था फोर्स, क्योंकि लाइक चार्जेस में रिपल्सिव था। तो यहाँ पे फोर्स क्योंकि अट्रैक्टिव है, इसलिए इन्फिनिटी पे जब जीरो होगा पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस, तो वहां से अट्रैक्ट होते हुए मासेस जब आएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वर्क होता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। व्हेन W इज पॉजिटिव, डेल्टा U इज गोइंग टू बी नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू डिक्रीज। तो इन्फिनिटी पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, तो जब पास आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो जीरो से कम होगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो आर डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फोर्स से इंटरेक्ट करते हुए मासेस की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये जो रेफरेंस की चॉइस पे डिपेंड कर रहा है ये माइनस साइन, क्योंकि हमने इन्फिनिटी को रेफरेंस ले रखा है जीरो, और वहां से अट्रैक्ट होते हुए मासेस आ रहे हैं। ओके, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया फॉर 2 पॉइंट मासेस, फॉर सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट मासेस। यहां से हम बात कर सकते हैं, सिस्टम में यदि 2 से ज्यादा पॉइंट मासेस हो तो when system has more than 2 point masses, तो जैसे इलेक्ट्रॉन में हुआ करता था, हम पेयर्स बनाते थे, वैसे यहां पर भी जो है यदि 2 से ज्यादा मासेस हैं, लेट्स से 3 मासेस हैं, तो पेयर्स बनाने पड़ेंगे 1 2 2 3 1 3 के, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U12 प्लस U23 प्लस U13। इनके बीच की दूरी जो है के ऊपर ईच टर्म का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा, और हमें इस तरह से जो है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखना आना चाहिए। सवाल इसमें इस तरह का दिया जा सकता है कि 3 मासेस का सिस्टम है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। लेट्स से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ए साइड का है, इसको 2A साइड के इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे ले जाने पे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरह का दे रखा हो जबकि सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछा है, तो हम क्या कर सकते हैं, W एक्सटर्नल को डेल्टा U के बराबर करके हम एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकाल सकते हैं। ओके, ये हुई बात पोटेंशियल एनर्जी की फॉर पॉइंट मासेस। नेक्स्ट हम आते हैं क्वांटिटी पे, विच इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ करता था, वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे। और V से ही रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी सिंबल V यूज करते थे, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के भी V ही सिंबल यूज करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था और ग्रेविटेशनल फील्ड होता था, उससे हम फोर्सेस की कैलकुलेशन करते थे। पोटेंशियल जो है से हम मास मूव करें तो ग्रेविटी के फोर्सेस के वर्क निकाल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यदि कोई मास जो है ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है उसको मास से डिवाइड करें, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास as it moves from one point to other point in the gravitational field is called the difference in gravitational potential between the 2 points. So dV we define as du by m. तो ये जूल पर केजी इसकी यूनिट हो जाएगी, ऐसा यूनिट। और इलेक्ट्रिसिटी में तो क्या होता था, उसका एक नाम दे देते थे
वोल्ट, जूल पर कूलम को वोल्ट कह देते थे, बट यहाँ पर ऐसा कोई नाम नहीं है, सो जूल पर केजी ही आपको यूनिट यूज करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि भाई कोई पॉइंट मास है, सोर्स मास m, उसके फील्ड में दो पॉइंट के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में डिफरेंस निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो यहां पर टेस्ट मास m कंसिडर करें, तो r दूरी पर उनका जो u लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। इससे हम डेल्टा v यदि लिखना चाहते हैं, इस तरह से लिख पाएंगे। ये हो गया हमारा VR2 माइनस VR1। अब हम अगेन रेफरेंस चूज कर लेते हैं। लेट्स टेक R1 इज इक्वल टू R, R2 इक्वल टू इंफिनिटी। तो क्या बन जाएगा ये V इंफिनिटी माइनस VR इक्वल टू माइनस GM इससे VR बन जाएगा तो इंफिनिटी को हम एज ए रेफरेंस 0 ले लें, तो हमें मिलेगा VR इज इक्वल टू माइनस GM ओवर R। ये बन जाता है एक सोर्स मास m का r दूरी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास कैपिटल। यदि एक से ज्यादा मासेस हो तो जो है सुपरपोजिशन यूज कर सकते हैं हम। In case more than one mass is present, Vi equal to V equal to सिग्मा Vi। कहने का मतलब है कि यदि दो मासेस हैं, किसी पॉइंट पे जहां पोटेंशियल निकालना है उसकी m1 से दूरी r1 है, m2 से दूरी r2 है, तो इस p पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा? v एट पॉइंट p विल बी माइनस g m1 अपॉन r1 माइनस g m2 अपॉन r2। ओके, यह हुआ पॉइंट डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। पॉइंट मासेस का डिस्क्रीट सिस्टम हो तो हम पोटेंशियल जो है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो यदि सिस्टम में मास का, तब भी निकाल सकते हैं। एक सिचुएशन लेते हैं, V ड्यू टू रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। यहां पर हम देखेंगे कि इसका यूनिफॉर्म होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि एक्सिस का पॉइंट होगा और इनके सारे मास एलिमेंट से बराबर दूरी पर होगा। तो यदि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो मास का यदि यूनिफॉर्म नहीं भी हो तो भी एक्सिस के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल हम देखेंगे सेम आएगा। तो आर रेडियस की हम रिंग लेते हैं, एम मास की, और एक्सिस पे पी पॉइंट कंसिडर करते हैं जहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना है।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये डिस्टेंस जो है हर एलिमेंट के पी पॉइंट से, उससे हम यहां पर एक एलिमेंट कंसिडर करें dm, तो हम dv लिख पाएंगे पी पॉइंट पे माइनस जी dm ओवर z, क्योंकि हर एलिमेंट से डिस्टेंस z सेम हो जाएगी। तो टोटल पोटेंशियल पी पॉइंट पे कैसे लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करके माइनस जी बाय जेड का बाहर आ जाएगा और dm का इंटीग्रेशन m हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया ड्यू टू रिंग। एक सवाल इस पे हम कर सकते हैं कि भाई सपोज एक यूनिफॉर्म रिंग दे रखी है और दूसरा आइडेंटिकल मास जो है ये फिक्स्ड है रिंग, r डिस्टेंस से ही जो है रिलीज कर देते हैं इस मास को, और हमसे पूछा गया है कि भाई फाइंड द स्पीड ऑफ point mass when it crosses the center of fixed ring। तो फिक्स्ड रिंग के सेंटर से जब वो पास होगा, हम यूनिफॉर्म मान लेते हैं रिंग के अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि जो है ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो अट्रैक्शन का फोर्स इसके एक्सिस के अलोंग लगे। तो इसको फिक्स रखेंगे, इस मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा तो इसका फील्ड जो है वो सेंटर की तरफ होगा, अट्रैक्ट होता हो जाएगा। तो हम जो है यहाँ से रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं, इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट मास व्हेन इट क्रॉसेस द सेंटर ऑफ फिक्स्ड यूनिफॉर्म रिंग इफ इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो ये सवाल है। अब यहाँ पर हम ये समझें कि किस तरह जो कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल का वो हमारे काम आ सकता है। हमें पोटेंशियल दोनों जगह लिखना आना चाहिए, उससे हम सिस्टम की पोटेंशियोलॉजी में चेंज लिख सकते हैं। V ड्यू टू रिंग, V ये इस पॉइंट को A बोल देते हैं, इस पॉइंट को B बोल देते हैं। तो V A जो है क्या हो जाएगा, माइनस GM अपॉन √2R, और B हो जाएगा सेंटर पे माइनस GM अपॉन R। तो दो तरीके हैं सोचने के, या तो U लिख दें हम, U इज इक्वल टू MV करके, और K प्लस U इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर दें। एक तरीका तो सोचने का ये है, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कांस्टेंट होगा, तो वो A और B पे हम एनर्जी का कंजर्वेशन कर सकते हैं। और यह वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, ग्रेविटी का फोर्स माइनस डेल्टा U होगा, और उससे हम सेंटर पे पास होते समय स्पीड आ जाएगी। तो KB प्लस UB इज इक्वल टू KA प्लस UA। तो A जो है
पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, और मास इक्वल मान रखे हमने, एक m कट जाएगा, v²/2 इक्वल टू gm/r 1 - 1/√2। तो इससे v आ जाएगा 2gm/r that is the answer. ओके, सो आपने देखा किस तरह जो है पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो है हमें क्या दे देता है, ग्रेविटी के फोर्सेस का वर्क दे देता है। और इस सिचुएशन में हमने क्या कर लिया, ये फिक्स्ड रिंग थी, यूनिफॉर्म रिंग, मास अट्रैक्ट होता हुआ जब इसके सेंटर से पास करेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी वो हमने फाइंड करी। यदि ये फिक्स नहीं होती तो फोर्स दोनों पे लगता, ओके, और मास बराबर है, दोनों के एक्सीलरेशन बराबर होते, सेंटर मास रेस्ट पे होता, और जब वो सेंटर मास से पास होते तो मोमेंटम कंजर्वेशन से दोनों की वेलोसिटी भी इक्वल होती। तो हम जो है क्या करते, यदि रिंग फिक्स नहीं होती तो एनर्जी के अलावा मोमेंटम का भी कंजर्वेशन करते, और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में केवल इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखने के बजाय दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ती। ओके, तो वो आप चीज खुद से ट्राई कर सकते हो। इफ द रिंग हैड नॉट बीन फिक्स्ड देन अपार्ट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम क्या करते, मोमेंटम का भी कंजर्वेशन करते। ओके, तो ये हमने बात करी पोटेंशियल की। अब हम आते हैं हमारे स्फीयर्स के जो कॉन्फ़िगरेशन थे, यूनिफॉर्म स्फीयर के, होलो और सॉलिड, उस केस में पोटेंशियल कैसे लिखेंगे। V ड्यू टू यूनिफॉर्म होलो स्फीयर, तो उसके लिए हमें V और G में रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। रिलेशन बिटवीन G एंड V। तो जैसे E और V रिलेटेड हुआ करते थे, dV इजिकल टू -E.dr, वैसे ही G और V भी रिलेटेड हो जाएंगे। कैसे, हम dV डिफाइन किया था du/m से, और du क्या हो जाएगा -F.dr, तो ये बन जाएगा -G.dr। तो पोटेंशियल में चेंज कैसे लिख सकते हैं, -G.dr। ये रिलेशन होता है G और V में। हमें यदि G का फंक्शन पता है तो हम V के ऊपर काम कर सकते हैं। तो होलो स्फीयर में क्या था, हमें G का फंक्शन पता था, टू फाइंड V ड्यू टू यूनिफॉर्म होलो स्फीयर। क्या करेंगे उसके लिए, हम G का फंक्शन यूज करेंगे, और इन्फिनिटी से यदि लाएं अपन, ये सोर्स मास है और ये पॉइंट मास है, टेस्ट मास है,
तो सोर्स मास का जो जी है वो हमने यहाँ लिखा है, और वी हम बाहर किसी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। तो टेस्ट मास को इन्फिनिटी से आर तक लाते हैं। आर इक्वल टू इन्फिनिटी टू आर। अब इसमें क्या होगा कि जो अपन ये जी डॉट डी एल लिख देते हैं ताकि जो है थोड़ा आसान हो जाएगा। हमारा जो डीएल वेक्टर है क्या है, वो आर उसमें कम हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जी जगह मैग्नीट्यूड लिखें, तो जी एम बाई आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड हो गया जी का, डीएल का मैग्नीट्यूड हो जाएगा माइनस डी आर, क्योंकि आर कम हो रहा है और जी और डीएल वेक्टर में एंगल है 0 डिग्री। ओके, तो हम जी की डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है इन्फिनिटी से आर लाने में तो ये मेथड समझ लो। उसके बाद एक इजी मेथड तो है ही अपने पास, उसके बाद में कर लेंगे। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर क्या हुआ, 1 माइनस 2 माइनस तो प्लस हो गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन आर, तो जी एम अपॉन आर माइनस इन्फिनिटी से आर तक, तो ये बन जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर वी आर माइनस वी इन्फिनिटी। तो वी आर हो गया वी इन्फिनिटी माइनस जी एम अपॉन आर। तो वी इन्फिनिटी को 0 ले लेते हैं रेफरेंस, तो वी आर हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर। आप सोच सकते हो कि भाई जब फील्ड जो है सेंटर पर रखे हुए पॉइंट मास के जैसा है, तो पोटेंशियल भी जो है सेंटर पर रखे हुए पॉइंट मास के जैसा ही होगा। तो ये हमें मिल गया फॉर आर मोर देन आर बाहर के पॉइंट्स पे, और अंदर आपको पता है जी 0 होता है, तो वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा जो सरफेस पे है वही, फॉर आर लेस देन आर सिंस जी इज 0 एट इनसाइड पॉइंट्स। होलो स्फीयर के अंदर आपको पता है जी 0 होता है, जी 0 होगा तो वी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमने बात करी यूनिफॉर्म होलो स्फीयर की। इसका ग्राफ यदि हम बनाएं तो नेगेटिव होगा माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर, और फिर उसके बाद कम होता जाएगा। तो ये वी वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ हो गया और यूनिफॉर्म होलो स्फीयर। अब आती है बात यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की। आपको 2 कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर दे रखे हो, तो आप सम करके जो है सुपरपोजिशन से किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिख सकते हो। नेक्स्ट इज V ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। एक तरीका तो यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है, उसमें के क्यू को जीएम से रिप्लेस कर दो और माइनस साइन लगा दो, तो हमें क्या मिलेगा, अंदर के पॉइंट्स में और ये बाहर के पॉइंट्स। तो एक तो ये तरीका है सोचने का कि के क्यू को जीएम से रिप्लेस कर दो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, और माइनस साइन लगा दो। माइनस साइन की वजह क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता था वो रिपल्सिव था, जबकि यहाँ पे मास पे जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा। तो ये एक वजह है माइनस साइन की, और के क्यू की जगह जीएम लगा देंगे। तो ये तो एक शॉर्टकट हुआ कि हमने वहां से एनालॉजी लेके
एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लिया। बट आप जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है वैसे ही आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट करके भी कर सकते हो। इस वाले एक्सप्रेशन को लाने के लिए आपको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कैपिटल आर से अंदर स्मॉल आर के लिए। तो वी आर माइनस वी कैपिटल आर इज इक्वल टू माइनस जी डॉट डी एल। तो जी का जो एक्सप्रेशन है जी एम आर अपॉन आर क्यूब, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और डी एल हो गया माइनस डी आर, और एंगल हो गया 0 डिग्री। तो ये तो एक तरीका है सोचने का, कैपिटल आर से स्मॉल आर। ये सरफेस पे पोटेंशियल यूज कर लेंगे। तो आप इससे चेक करो क्या लाना है आप लोग को, गेट वी आर इक्वल टू जी एम बाय 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ओके, दिस यू कैन ट्राई, यू शुड बी एबल टू गेट। ओके, तो आप देख रहे हो, ये मैंने आपको जो करने को बोला था कि आप ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन वैल्यूज पुट करके निकालो, तो इस तरह से आप डिराइव कर सकते हो। और ग्राफ जिसका हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा, r इक्वल टू 0 पे माइनस 3gm अपॉन 2r बोल देंगे, और सरफेस पर माइनस जी एम अपॉन आर हो जाएगा। तो ये होता है, ये पैराबोला होगा और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। 1 अपॉन आर स्क्वायर, हाँ 1 अपॉन आर का फंक्शन है। ओके, नाउ इससे हम जो है एग्जाम्पल सिंपल सा करते हैं कि यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर में एक टनल इमेजिन करें सरफेस से सेंटर तक, और यहां से एक मास को रिलीज करें। ये फिक्स्ड यूनिफॉर्म स्फीयर है, तो सरफेस से हम रेस्ट से रिलीज करें स्मॉल एम मास को, तो वो ग्रेविटी की वजह से मूव करेगा। हम निकालना चाहते हैं टू फाइंड स्पीड ऑफ पॉइंट मास स्मॉल एम एट सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन करना चाहिए। और यहाँ पे पोटेंशियल हमें पता है माइनस जी अपॉन आर, यहाँ पे सेंटर पे पोटेंशियल माइनस 3g अपॉन 2r। तो उससे हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं U इक्वल टू mv से, और k प्लस यू एनर्जी कंजर्वेशन से हम इस पॉइंट को A बोल देते हैं, इस पॉइंट को B बोल देते हैं, तो हो जाएगा K प्लस M VA इज इक्वल टू KB प्लस M VB। तो हाफ M VA 0 है प्लस माइनस GM अपॉन R इज इक्वल टू
ओके, इससे वी भी आ जाएगा। स्मॉल एम कट जाएगा और क्या करेंगे हम, जी एम अपॉन कैपिटल आर, हाफ कट जाएगा तो वी बी इक्वल टू रूट जी एम अपॉन आर आ जाएगा। तो ये जो है हमने देखा किस तरह यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर जो है का पोटेंशियल डिफरेंट पॉइंट्स में हम लिखते हैं। बहुत एप्लीकेशन इसके और देखे जा सकते हैं। अर्थ को क्योंकि अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं एज ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, तो अर्थ से रिलेटेड सवाल दिए जा सकते हैं कि अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करा वर्टिकली अपवर्ड्स तो उसकी स्पीड कैसे वेरी करेगी विद हाइट। ओके, अब हम बात करते हैं अर्थ के बारे में कि हाउ जी वेरीज विद हाइट और डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। वेरिएशन ऑफ जी इन केस ऑफ अर्थ। इसके लिए अर्थ को जो है अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं एज नियरली स्फीयर, हालांकि पोल्स पे थोड़ा चपटा है, बट अर्थ को यदि हम अप्रॉक्सीमेट करें एज नियरली स्फीयर तो जो हमने सॉलिड स्फीयर का पढ़ा था जी, उसमें यूनिफॉर्म हो तब हम जी लिख पाते थे। तो अर्थ भी यूनिफॉर्म तो नहीं है, बट अपन एक मॉडल यदि बनाए और अर्थ को ट्रीट करें एज अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ट्रीटिंग अर्थ एज अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, तो अर्थ का मास m मान लें, रेडियस r मान लें, तो हाइट h के साथ जो कि सरफेस से मेजर होगी, हम यदि g लिखना चाहते हैं एट हाइट h अबव सरफेस ऑफ अर्थ, तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अर्थ की रेडियस ऐड करनी पड़ेगी सेंटर से डिस्टेंस लिखने के समय। तो g कैसे लिखेंगे, जी एम बाय आर स्क्वायर होता है r के पॉइंट्स पे, और r को हम r प्लस एच लिख दें। तो जो सरफेस पे है g की वैल्यू, उसे यदि जी नॉट बोल दें तो इस g को हम आर स्क्वायर कॉमन निकाल लें, तो इस g पे आर स्क्वायर का जी नॉट लिख देंगे, तो ये बन जाएगा जी नॉट अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। तो हाइट के साथ g कम होता जाएगा, और इफ h इज मच मच स्मॉलर देन r, जो कि मोस्टली होता है, r आपको पता होना चाहिए 6400 किलोमीटर है, तो एज ए गो अप द माउंटेन, तो माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं अर्थ के रेडियस के मुकाबले काफी कम होगी हाइट, तो अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, जी नॉट इंटू 1 माइनस 2h बाय आर हो जाएगा, क्योंकि आप पावर -2 लेके जाओगे, ये मच मच मोर देन 1 है, तो 1 माइनस 2h बाय आर हो जाएगा जी। एट स्मॉल हाइट्स, स्मॉल से हमारा यहाँ मतलब अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में स्मॉल हाइट्स पे है। हालांकि प्रोजेक्टाइल में आपने पढ़ा है कि जी हम
यूनिफॉर्म ट्रीट करते हैं। तो फ्यू मीटर्स के लिए वो अप्रोक्सीमेशन ठीक है, दैट जी इज यूनिफॉर्म। बट आप किलोमीटर्स में जाते हो, फ्यू किलोमीटर, तो जी जो है कैसे वेरी करेगा आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो जी फ्यू मीटर्स के लिए अपन यूनिफॉर्म मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। बट यदि फ्यू किलोमीटर्स की बात करें तो आप इसकी बात करेंगे। और यदि अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल या उससे ज़्यादा हाइट्स पे जाओगे तो आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। एच यदि आर के ऑर्डर का होगा, सपोज एच इक्वल टू आर की बात करें हम, तो यहाँ से तो नेगेटिव आ जाएगा, दैट इज एब्सर्ड। तो हमें ये यूज करना पड़ेगा, एच इक्वल टू आर पे क्या हो जाएगा, जी नॉट बाय 4 हो जाएगा। एट एच इक्वल टू आर, जी इज गोइंग टू बी, ये एक्सप्रेशन यूज में नहीं लेंगे हम, क्या हो जाएगा, जी नॉट अपॉन 1 प्लस एच की वैल्यू आर डाल देंगे, तो जी नॉट बाय 4 हो जाएगा। ओके, तो जी कैसे वेरी करता है हाइट के साथ, कम होता जाता है, इन्फिनिटी पे जाके ही ये 0 होगा। यहाँ पर तो आपको लगेगा एच इक्वल टू आर बाई 2 डालते भाई 0 हो रहा है, तो ऐसा ये रिजल्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते हो फॉर एच कंपेरेबल टू आर। एच यदि आर के कंपेरेबल होगा तो कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, ये वाला। ये फॉर ऑल एच वैसे जनरल एक्सप्रेशन है, बट एच यदि मच मच मोर देन आर हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, ये हुई बात हाइट्स की। यदि हम डेप्थ पे जाएंगे टू फाइंड जी एट डेप्थ डी, तो डी भी ये जो डेप्थ है वो कहां से मेजर होती है मानेंगे, सरफेस। तो रेडियस यदि हमने कैपिटल आर मान रखी है तो सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर माइनस डी। और इस पॉइंट पे यदि हमें जी लिखना है तो उसके लिए एक्सप्रेशन कौन सा यूज करना पड़ेगा, जी एम आर अपॉन आर क्यू। ये है फॉर इनसाइड पॉइंट्स। और यहां पे हम क्या करेंगे, जी एम बाई आर स्क्वायर को यदि हम जी नॉट डाल दें और आर को आर माइनस डी डाल दें, तो ये बन जाएगा जी नॉट इंटू 1 माइनस डी बाय आर। ये वो एक्सप्रेशन होता है जिसे डेप्थ के लिए यूज कर सकते हैं, जी नॉट इंटू फॉर डी वेरिंग फ्रॉम 0 टू आर। ओके, आर से ज्यादा डेप्थ तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपने को सरफेस से नियरेस्ट पॉइंट से मेजर करते हैं डेप्थ को। तो डी कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से आर तक ही वेरी करेगा। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, दिस कैन बी यूज्ड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डी। ओके, तो ये हमने देखा कि जी कैसे वेरी करता है हाइट और डेप्थ के साथ। जी को हम ग्रेविटी के फोर्स के रूप में तो लिखते ही हैं, जी का एक और इस्तेमाल होता है एपरेंट वेट क्या होगा ये पता लगाना है। एपरेंट वेट को हम रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन के रूप में लेते हैं। तो अर्थ यदि रोटेट नहीं कर रही है, नॉन रोटेटिंग केस माने अर्थ का हाइपोथेटिकली, तो क्या होगा, अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे वेइंग मशीन पे, तो जो ग्रेविटी का फोर्स है वही वेइंग मशीन की रीडिंग हो जाएगी। दैट एपरेंट वेट विल बी द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। बट जो वेइंग मशीन की रीडिंग होती है वो अफेक्ट होती है अर्थ के रोटेशन से। उसकी हम बात करते हैं एपरेंट वेट। एपरेंट वेट किसको कहते हैं, रीडिंग शोन बाय द वेइंग मशीन। रीडिंग शोन बाय weighing machine is called apparent weight। और जो ग्रेविटी का फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड ट्रू वेट। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी is called
ट्रू वेट। अपरेंट वेट और ट्रू वेट में अंतर आपको पता होना चाहिए। तो हम अर्थ के रोटेशन का क्या इफेक्ट होता है उसकी बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ अर्थ्स रोटेशन ऑन अपरेंट वेट। तो न्यूटन्स लॉ में आपने पढ़ा है कि जैसे वेइंग मशीन अपन को बनाना है, यदि तो ये वेइंग मशीन हो गई, नॉर्मल रिएक्शन इसकी रीडिंग हो जाएगी और ग्रेविटी का जो फोर्स होगा उसका डिफरेंस हम अर्थ के रोटेशन से इसको कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो हम फोर्स की इक्वेशन इक्वेटर पे कोई ऑब्जेक्ट मैन वेइंग मशीन पे खड़ा है तो उसके लिए किस तरह लिखेंगे, mg माइनस n इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। तो ये रोटेटिंग अर्थ है और मैन आप कंसिडर कर रहे हो इक्वेटर पे वेइंग मशीन पे खड़ा है, तो वेइंग मशीन की रीडिंग बन जाएगी n विल बी mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। तो दिस इज अपरेंट वेट। क्या फर्क पड़ रहा है उस पर? अपरेंट वेट इज लेस देन ट्रू वेट एज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो वो इक्वेटर पे मैक्सिमम है, पोल पे नहीं होगा। पोल पे क्योंकि रेडियस जो सर्कुलर ऑर्बिट की 0 हो जाएगी। तो रोटेशन ऑफ अर्थ will have no effect on poles। ओके, बाकी जगहों पे अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या हो जाएगा, वेइंग मशीन की रीडिंग ट्रू वेट से कम हो जाएगी। इस पे आपका सवाल दिया जा सकता है कि अपरेंट वेट जो है mg/2 हो जाए तो अर्थ को हाइपोथेटिकली कितना तेज रोटेट करना पड़ेगा, और आपसे लेंथ ऑफ द डे पूछ सकते हैं। तो व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द डे इफ अपरेंट वेट बिकम हाफ ऑफ द ट्रू वेट। तो उस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ओमेगा निकाल के, और लेंथ ऑफ द डे कैसे निकलेगी, 2π/ओमेगा से। टाइम पीरियड अर्थ के रोटेशन का अर्थ के ओमेगा से रिलेटेड होगा। ओके, तो ये हमने बात करी अर्थ के रोटेशन पे वजह से जो है किस तरह अपरेंट वेट बदलता है। थोड़ा आपको नॉन स्फेरिसिटी का भी आइडिया होना चाहिए कि अर्थ की जो शेप है हमने स्फेरिकल मानी थी ड्यू टू नॉन स्फेरिसिटी g at equator is less than g at poles। तो ये एक डेटा है जिससे आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जो ट्रू वेट होता है, अर्थ का ग्रेविटी का फोर्स होता है, वो इक्वेटर पे पोल से थोड़ा सा लेस होता है, क्योंकि अर्थ की जो है अराउंड 20 किलोमीटर के आसपास जो है यहाँ पे पोल पे रेडियस इक्वेटर से लेस है। ओके, रेडियस एट पोल इज लेस देन रेडियस एट इक्वेटर। ओके, तो ये एक फैक्ट है जो आपको हम मैथमेटिकली तो नहीं डिराइव कर सकते, ये मेजरमेंट से डेटा आया है। और इक्वेटर पे क्या होता है, जी ट्रू वेट भी कम होता है और अपरेंट वेट और स्टिल अर्थ के रोटेशन से कम हो जाता है। तो ये दोनों फैक्ट्स जो है आपको पता होने चाहिए कि इक्वेटर पे ऑब्जेक्ट वे लेस ड्यू टू 2 reasons देन देयर वेट एट पोल्स, ड्यू टू नॉन स्फेरिसिटी एज वेल एज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके।